नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लाख टके की बात में आज बात करेंगे अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि शीत सत्र में वक्फ बिल का सुधार कर दिया जाएगा, यानी कि शीत सत्र में नया वक्फ बिल आ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे सीएम योगी के हरियाणा और कश्मीर के प्रचार के दिए उस बयान की। इसमें उन्होंने हिंदुत्व को धार देते हुए कांग्रेस को समस्या बताया था। इसके बाद इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है। बात अफजाल के बयान पर मचे घमासान की भी होगी, क्योंकि गांजा को लेकर साधु संतों पर दिए गए अफजाल के बयान पर अब गाजीपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और बात करेंगे नेपाल में आए जल प्रलय की, जिसके कारण बिहार से उत्तर प्रदेश तक बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके बाद सीएम योगी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों के अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे चुनाव का शोर पूरे देश में गूंज रहा है। अमित शाह ने हरियाणा से ऐलान कर दिया है कि शीत सत्र में वक्फ कानून को सुधार दिया जाएगा। हरियाणा में प्रचार के दौरान शाह ने लोगों से पूछा कि वक्फ बोर्ड कानून से बहुत परेशानी है ना, अब शीत सत्र में वक्फ कानून को सुधार कर इसे सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार अमीरों को वक्फ की जमीन देना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि अगर सरकार संशोधन करती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को चुनावी मुद्दा बताया है। यानी कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और वक्फ में संशोधन कर कमियों को दूर करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। कश्मीर से हरियाणा तक इस वक्त चुनावी शोर में हर नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी पीओके से लेकर आतंकवाद पर प्रहार कर रही है, कांग्रेस के कारनामों को गिना रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है, जिसमें उन्होंने शीत सत्र में वक्फ बोर्ड कानून को सुधार कर सीधा करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में वक्फ बिल में संशोधन संसद के इसी सत्र में करने की बात कही है, जिसके बाद मामले पर राजनीति तेज हो गई है। अगर भारत सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे भू माफियाओं का जो एक मायाजाल है वो खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आज के बयान से, चुनावी रैली में जो उन्होंने बयान दिया, इससे साबित हो गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो चुनाव की राजनीति को देखते हुए लाए। उनको ये नहीं मालूम कि जब कोई मामला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन से बाहर हो जाता है। अगर मैं लोकसभा में होता तो मैं प्रिविलेज मोशन मूव करता गृह मंत्री के खिलाफ। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की जब से चर्चा हुई, तभी से कांग्रेस और विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इसके विरोध में खुलकर सामने आए, जिसके बाद जेपीसी का गठन हुआ, लोगों के सुझाव मांगे गए और अब अमित शाह ने साफ कर दिया है कि शीत सत्र में बिल बदल जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी ऐसे कानूनों को समाप्त करने का कार्य किया, ऐसे नियमों को बदलने का कार्य किया है जो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए होते थे, जिसकी उपयोगिता नहीं होती थी, और आगे भी इस तरह के कानूनों को बदलने का कार्य किया जाए। 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि गलत तरीके से बनाई गई हैं और बाद में उनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सुनवाई हो रही है और अगर ये एक्ट पास हो गया, वो हो ही जाएगा, तो बहुत लंबे स्तर पर सुनवाई होगी और सब चीजें अलग अलग होंगी। एक और बीजेपी अपने मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रही है।
82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा देते वो मरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। चुनावी शोर के बीच बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। हरियाणा हो या कश्मीर, वार पलटवार जारी है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, दावे और वादे, और इसी बीच वक्फ पर अमित शाह का बयान इस सियासी पारा को और हाई कर चुका है। जाहिर है आगे हरियाणा में चुनाव है और बीजेपी सत्ता वापसी के लिए हर तीर अपने तरकश से निकाल रही है, जिसमें एक वक्फ बिल में संशोधन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर और हरियाणा के रण में सीएम योगी ने जिस तरह धुआंधार प्रचार किया, कांग्रेस और पाकिस्तान पर प्रहार किया, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। सीएम योगी ने मौलवी के राम राम कहने की कहानी बताई थी और कांग्रेस को देश की समस्या करार दिया था। इसके बाद बयान पर घमासान तेज हो गया है। कश्मीर हो या हरियाणा, सीएम योगी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में प्रचार में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि जहां भी सीएम योगी प्रचार के लिए गए, जय श्री राम का शोर सुनाई दिया। कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस पर भी प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को समस्या करार दिया और बीजेपी को समस्या का समाधान। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर आज कोई समस्या हो तो वो बीजेपी है। इसके अंदर आज अगर समस्याओं का कोई नाम है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी इतिहास पढ़ें, देश की आज़ादी में बंटवारे के वक्त कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया था। जेलों में रहे थे, इस धरती के लिए लहू दिया था। आप लोग तो इंग्रेज के साथ खड़े थे। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बंटवारा कराया? राशिद अल्वी कुछ भी कहें, लेकिन सीएम योगी ने कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर अपना काम कर दिया है। लोगों को बटेंगे तो कटेंगे का भी संदेश दिया और कश्मीर में मौलवी के राम राम कहने की कहानी भी बता दी। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कहा मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि राम राम कहना त्रेता युग से चला आ रहा है।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मोदी और योगी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि इस देश में त्रेता और द्वापर से लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, और तब मुख्यमंत्री जी नहीं थे, कई पीढ़ियां उनकी नहीं थी और हम सब कोई नहीं था। तो वो अगर ये इस तरह का मिथ अगर गढ़ने का काम कर रहे हैं कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नायक हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं और उनके सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन धर्म में बंटवारा हुआ है, सनातन धर्म में जातियों में विभेद हुआ है, तब तब हम कमजोर हुए हैं। ये बात सत्य है। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो किसी मुगल की हैसियत नहीं थी कि प्रभु राम के मंदिर को तोड़ देता। ये लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी और ये आने वाले विधानसभा चुनाव तक क्रमशः धीरे धीरे और तीखी होती जाएगी। वास्तव में लोकसभा चुनाव के बाद योगी ने ये समझ लिया है कि हिंदुत्व के हथियार पर को लेकर के ज्यादा आक्रामक नहीं हुआ गया तो विपक्षी इसका फायदा उठा ले जाएंगे। हाल ही में जहां जहां चुनाव हुए, सीएम योगी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का संदेश घर घर तक पहुंचाया, राम मंदिर का जिक्र किया और हिंदुओं के एकजुट होने पर बल दिया। अब यही योगी का संदेश हरियाणा और कश्मीर में भी गूंज रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति के तहत हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। साधु संतों और महाकुंभ पर दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके बावजूद भी साधु संतों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए क्या है ये पूरा मामला। माफिया मुख्तार के भाई और समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर मुश्किलों में घिर चुके हैं, क्योंकि साधु संतों और महाकुंभ पर जो उन्होंने सवाल उठाए, गांजा को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिए, उस पर गाजीपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें किसने एफआईआर दर्ज कराई? स्थानीय चौकी इंचार्ज की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई। अब आपको सुनाते हैं अफजाल अंसारी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा खप जाने की बात कही थी। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। अफजाल के इसी बयान के खिलाफ गाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी साधु संतों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। संतों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही ऐसी है, संतों के स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। बोलने के पहले सोचिए, एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, हम कहेंगे 100 गाड़ी मांस भेज दीजिए पाकिस्तान, ये कोई खाता है? स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। समाज के स्वाभिमान पर आक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मर्यादित भाषा बोले, पूरे समाज
को यह कहा कि अपमानित करना महिला में। वहीं अफजाल के बयान पर उनके धुर विरोधी माने जाने वाले अशोक सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अशोक सिंह के भाई समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप अफजाल के भाई यानी मुख्तार अंसारी पर था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आशीर्वाद से अफजाल सांसद बने और अब हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। यह लोग आतंकवादियों के मजारों पर जाने वाले हैं, पूरा खानदान बाबर के मजार पर जाकर पूजा करने वाला है, तो इन लोगों को तो यह मजाक दिखेगा ही दिखेगा। और हिंदू समाज को जब वोट लेना रहता है तो नाटक करके कोई मंदिर जाता है, कोई शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन कर जाता है, और जब समय बीत जाता है, काम निकल जाता है, तो फिर इसी समाज को, इसी सनातन को ये लोग गाली देते हैं। गंजेड़ी ज्ञान पर सांसद अफजाल मुश्किल में फंस गए। आगे उपचुनाव है, ऐसे में इस बयान को सियासी तूल भी दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम लोगों के बीच पूरे देश में रोष व्याप्त और लोग उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। गाजीपुर की गोरा बाजार पुलिस चौकी के इंचार्ज की ओर से ये FIR दर्ज कराई गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। उधर नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग अब परेशान हो रहे हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव में जुट जाने के साथ साथ बाढ़ बारिश से नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। नेपाल में बाढ़ का प्रलयकाल। जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर, यूपी बिहार तक असर। यह है नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े आप मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं। शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बस को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निघासन 2 तहसीलों में तबाही मचा रखी है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है, जो ये सड़क मार्ग का पुल है,
जो बिल्कुल पुल के ऊपर छूने को आमादा है बाढ़ का पानी। खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना बुरा हो गया है, ये खुद आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नारायणी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गाँव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी है। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए। बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं लोगों को राहत करने के लिए। जिला अधिकारियों को कहा गया है महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।